जैसे अच्छा। कई खानदानों में डॉक्टर्स होते हैं, कोई में सीए होते हैं, मैं आता हूँ ट्रेडर्स के खानदान से। रिसेंटली मैं पिछले 50 सालों के चार्ट देख रहा था, क्रूड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर के, इनके सबके देख रहा था। तो देख रहा था ये क्या हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। देयर इज अ टर्म जो अभी हमें दोबारा सुनने को मिल रही है और मुझे तकरीबन कम से कम 15 साल के बाद सुनने को मिली है दोबारा टर्म, विच इज कमोडिटी सुपर साइकिल। तो क्या होती है कमोडिटी सुपर साइकिल एंड आर वी रियली इन अ कमोडिटी सुपर साइकिल? कमोडिटी की जो सुपर साइकिल होती है ना, ट्रेडिशनली 10 साल का इसका माना जाता है। तो सर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है? किस तरीके से आप अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपको गोल्ड में करना है, सिल्वर में, कॉपर में, किसी भी चीज़ में करना है, तो आप टेक्निकल्स यूज़ करते हैं? और अगर टेक्निकल यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली कैसे वो आपकी स्ट्रेटजी काम करती है, प्ले आउट करती है? तो इसको सवाल का जवाब मैं 2 तरीके से देना चाहूँगा। पहले तो इनके अंदर क्या बहुत बड़ा गैप नहीं होता, इस बैंड है ना, इस नैरो बैंड होता है, बट स्टिल दैट गिव्स यू दैट सम अमाउंट ऑफ कुशन कि बिना मतलब का आपको विप्सो एंट्रीज ना हो। बट मैंने क्या कर रखा है, एआई को पहले ही बता रखा है, या मैंने अपने ऑटोमेशन सिस्टम को ऐसे ही बता रखा है कि अगर ये रेंज में आया डाटा तो ये कर लेना, ये रेंज में आए तो ये कर लेना, ये कर लेना। मशीन ही खुद पढ़ रही है और मशीन ही पंच कर रही है, और आइडिया ये है कि लेट योर प्रॉफिट्स रन, कट योर लॉसेस शॉर्ट। अगर अभी तक गोल्ड चल गया है, सिल्वर चल गया है, क्रूड ऑयल चल गया है, अगर अभी कॉपर उतना नहीं चला, तो क्या मैं कॉपर में अपसाइड ढूंढना शुरू कर सकता हूँ? देखो इसमें 2 फैक्टर हैं चीज़ों के। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, इस मार्केट में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस हो, और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे ऐसी एक गेस्ट मौजूद है जो कमोडिटी मार्केट में पिछले 17 साल से भी ज्यादा पीरियड से मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। आपने इनको बहुत सारे कॉन्क्लेव्स में एज अ स्पीकर देखा होगा, आपने इनको टीवी पे अपने व्यूज, चाहे वो कमोडिटी मार्केट को लेकर हो या फिर इकोनॉमी को लेकर हो, ऐसा बहुत बार आपने इनको करते हुए देखा होगा। तो आइए आज मैं वेलकम करता हूं अमित सराफ जी को। अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। पिछले 17 साल से आप कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हैं। 17 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस यस। सो 2007 से आप इक्विटी मार्केट में हैं और उसके बाद फिर आपने कमोडिटी मार्केट स्टार्ट करी थी। जी कमोडिटी मार्केट की पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। जी। सो बेसिकली मेरे क्या है, मैं आता हूँ ट्रेडर्स के खानदान से। जैसे अच्छा। कई खानदानों में डॉक्टर्स होते हैं, कोई में सीए होते हैं, मैं आता हूँ ट्रेडर्स के खानदान से। ओके। जैसे मेरे 2 कजन्स थे, हु आर लाइक ऑलमोस्ट सेम एज माय एज। सो दे स्टार्टेड आउट, वन स्टार्टेड आउट इन 2000 ओके। and one started out in 2003. My own sister started out in 2005. ओके। सो इस तरह से मेरे फैमिली में ट्रेडर्स तो थे ही। 2007 में फिर मैं आया, आई वाज एक्चुअली द लेट एंट्रेंट। अच्छा। हाँ। तो 2007 में मैं आया इक्विटीज़ के अंदर। उसके बाद मेरे कजन्स तब कमोडिटीज़ वगैरह कर रहे थे। ओके। कमोडिटीज़ वगैरह कर रहे थे, तो ये तो पता था कि कमोडिटीज़ में होता है, कमोडिटीज़ में करना है। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, व्हेन डू आई टेक द जंप, ओके। when do I take the first step? So it was April 2009 when I started. So तब से मतलब जब शुरू करा तो फुल टाइम ही करा। NCDX, MCX में सभी में शुरुआत करी, और तब से लेके आज तक जर्नी चल रही है हमारी। तो इक्विटी मार्केट छोड़ने का कारण क्या था आपका? नो, आई नेवर लेफ्ट इक्विटी मार्केट। अच्छा, आप इक्विटी के साथ आपने कमोडिटी मार्केट को स्टार्ट किया? हाँ। ओके। तो जैसे 2 बिजनेसेस हो जाते हैं ना किसी के। हाँ। टाटा वाले कितने सारे बिजनेस करते हैं, मेरे तो 2 ही खाली, Okay. इक्विटी और कमोडिटीज। ओके। तो आप कमोडिटी मार्केट को कैसे देखते हैं? जैसे आप जिस पीरियड की बात करें, जब से आपने स्टार्ट किया था, तब कमोडिटी मार्केट में एक बड़ा जंप आया था। जहाँ तक मुझे याद है 2010-11 के आसपास हमने सिल्वर को ऑल टाइम हाई के आसपास देखा था। 70-74,000 के आसपास सिल्वर गई थी, इफ आई रिमेंबर द प्राइसेस करेक्टली। और 2008 में हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस को $140 के आसपास देखा था। तो आपकी ट्रेडिंग किस तरीके से रहती है? मतलब ऐसे मूव्स आपको सपोर्ट करते हैं या फिर आपके अगेंस्ट जाते हैं? ऐसे मूव्स जनरली सपोर्ट करते हैं। ओके। जनरली सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे को तो अपना क्रूड का पहला ट्रेड भी याद है, बिकॉज आई थिंक दैट केम इन लाइक फर्स्ट वीक और 10 days व्हेन आई स्टार्टेड आउट। तब क्रूड के हाइज वगैरह लग चुके थे। आई गॉट अ शॉर्ट एंट्री व्हेन क्रूड वाज ट्रेडिंग एट अराउंड $40। अराउंड $40 और MCX पे भाव था 2000 का। अच्छा। ये भाव तो कुछ सालों से पहले तक देखा ही नहीं था मतलब। तो उसके बाद 2000 पे भी शॉर्ट, सिस्टम ने बोला शॉर्ट आ रहा है, तो शॉर्ट वहां पे करा था। ओके। तो वो मेरा एंट्री का टाइम था। पर आपको सर याद होगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो इन कमोडिटीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वहां से फिर क्रूड बढ़ता भी चला गया। और एंड देन अगेन नॉट जस्ट क्रूड बट सिमिलरली ऑल सच कमोडिटीज who had bottomed out, like copper also bottomed out. So वो मेरे आने से पहले ठीक बॉटम आउट हो चुके थे। जब मैं चार्ट देखना शुरू कर रहा था 2009 में, जब मैंने शुरू करा, तो मैं देख रहा था, अरे ये सबके लोज लगे हुए इतने ज़्यादा। मेरे को ध्यान है लेड का लो शायद 53 का था MCX पे, या पता नहीं जिंक का 53 का, लेड का 43 का था,
कॉपर का 143 पर केजी अपनी 131 ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट इस तरह के मेरे को ये भाव ध्यान है करते थे, और वो भाव आज तक तो कभी आए नहीं है। उसके बाद जब मैं मेरे घुसने के बाद से so I brought some luck to markets कि वो प्राइसेस लगातार so ऊपर जाते हाँ, हैं। वो प्राइसेस वो जो बॉटम आउट हुए 2008 के, उसके बाद आई गॉट अ गुड बुल रन, और थैंकफुली अब it's a luck or whatever destiny, like it favored me really well when I got those big trends. I was able to capture most of it, and I had a very good start in commodities market. So you trade in commodities as a swing trader and not as an intraday trader? आपने कभी भी intraday trading नहीं करी? नहीं, I can't recall कभी intraday trading करी है मैंने commodities में। ओके, सो 2010-11 वाली जो रैली थी या फिर जो भी वो मूव था, उस मूव को अगर आप आज के मूव से कंपेयर करें तो आपको कितनी सिमिलरिटीज दिखती हैं? ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप कमोडिटी के या फिर ब्रॉडर इकोनॉमी को बहुत सालों से ट्रैक करते आए हैं, तो आप इन दोनों मूव्स में कैसे सिमिलरिटी देखते हैं? आई सी लॉट ऑफ सिमिलरिटी, लाइक लेट्स से सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं एक तरीके से। सिल्वर क्या था, आराम से चल रही है, 20-30 हज़ार रुपये किलो पे चल रही है, यही भाव चल रहा है, तो 2-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाती कर जाती है। आई थिंक प्रॉब्ली इट वाज अराउंड 28-30,000 पर केजी। इट स्टार्टेड लाइक, अब देखो अभी 30,000 रुपये किलो बोल रहा हूँ तो बहुत कम लगता है वो, बट जस्ट इमेजिन इट गोइंग शार्पली अप फ्रॉम 30 to 33,000, 34,000, दैट्स 10-15% मूव, 30 से फिर 35 हो गई, तो एकदम से यार। बट वो एज इट उन दिनों है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या होता था, यू वुड ट्रेड बिगर साइजेस, बिकॉज आपको इतना ज्यादा टेबल पे पैसा नहीं रखना, स्टॉप लॉसेस वगैरह आपके इतने बड़े नहीं होते थे, वेदर इट बी गोल्ड सिल्वर। तो इसकी वजह से आप, ये एक तो वोलेटिलिटी का फर्क आ गया कि अब जो वोलेटिलिटी है, अभी पिछले दिनों हमने देखा था एक सिल्वर वेंट डाउन लाइक 33% इंट्राडे। ये तो 50 साल बाद ही हुआ ना ये चीज, तो वो उस वक्त नहीं थी इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी। देयर वाज, अब आज के मुकाबले वो वाला पीरियड स्लो लगता है, जब लाइव देख रहे तो उस वक्त लग रहा था सिल्वर को क्या हो गया, भागे जा रही है। बट सिमिलर थिंग्स हैपेंड, लाइक इट वेंट शार्पली अप, 75,000 का हाई टच करा एमसीएक्स पे, और उसके बाद वो नीचे आई तो फिर वो शार्पली नीचे आई। अभी भी हमने इस तरह की चीज देखी, दैट सिल्वर गोइंग शार्पली अप एंड देन शार्पली कमिंग डाउन एंड देन सेटलिंग समवेयर इन बिटवीन। सो इस तरह की सिमिलरिटी है, सिमिलर थिंग्स हैपेंड विद गोल्ड एज वेल। सो आई रिमेंबर ऑल, लाइक गोल्ड जो था वो 10-12,000 एमसीएक्स के ऊपर वहीं पे काफी टाइम तक विपसॉ करता रहा, और उसके बाद जो 17-18 के बाद में जो उसने करा, तो उसका प्राइस एक्चुअली वो छोटा सा लगता है, 17 से 30 आ गया, बट जस्ट इमेजिन दैट्स 60-70% जंप इन दिस। हाँ, वो कितने पीरियड में आए थे, 1-2 साल में 70% का दे रहा है। उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, उन दिनों मार्जिन भी कम होते थे। गोल्ड के अंदर आई थिंक मार्जिन वर 6, 7, 8, 10, मतलब कभी डबल डिजिट में तो गया ही नहीं मार्जिन। राइट 9-10% के आसपास का मार्जिन तो बहुत बड़ा मार्जिन होता था उस टाइम। राइट, वो हायर साइड में बढ़ के होता था। तो सर उस वक्त क्या होता था कि आपकी मार्जिन पे आप कर रहे हो सारा काम में, अब स्टॉप लॉस भी छोटा है, तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल जो आता था ना उस वक्त का, अब वो कहीं पे भी नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, स्टिल इट्स गुड, बट उस वक्त जो रिटर्न ऑन कैपिटल आया करा, दैट वाज लाइक सिग्निफिकेंट। तो शुरू से हर किसी का, जैसे मान लो जो लोग इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनका निफ्टी फेवरेट होता है या बैंक निफ्टी फेवरेट होता है या स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं वो, तो कमोडिटी मार्केट में भी हमारी कोई ना कोई कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कमोडिटीज आपकी फेवरेट रही हो? अब मजेदार चीज बता दो, मेरी फेवरेट कमोडिटीज जा चुकी है मार्केट से। अच्छा, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं? वो ऐसे कि एनसीडीएक्स में करा करते थे हम काम। अच्छा, वी वर ट्रेडिंग वेरी हेवीली ऑन इन एनसीडीएक्स। अच्छा, तो एनसीडीएक्स के अंदर सोया, चना, कॉपर, ग्वार तो अभी भी है, पर उसके अलावा जो चना वगैरह था जो, तो इन सब चीज के अंदर सोया यूज्ड टू बी माय फेवरेट कमोडिटी। बट चना भी ट्रेड नहीं होता क्या? नहीं, चना जितनी भी एडिबल आइटम्स है ना, अब सारी विड्रॉ हो चुकी हैं। आइदर वी हैव कैश क्रॉप्स लाइक या स्पाइसेस। सो एडिबल आइटम में मतलब स्पाइसेस हैं कुछ, और उनके अंदर वॉल्यूम्स आर टू शैलो। सो 3 years बैक एनसीडीएक्स मैंने बंद कर दिया। अदरवाइज हम लाइक हम एक शीट बनाते थे, उसके अंदर पूरी 30-40 कमोडिटीज ए टू जेड एल्यूमिनियम से शुरू होकर जिंक तक सारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती थी। उसके अंदर हमारी पूरे टीम को दी जाती थी, उसमें सारे ब्रेकआउट्स लेवल, एंट्री लेवल, क्वांटिटी कितनी करनी है, और उसके बाद एग्जिट लेवल, स्टॉप लॉसेस, वो सारे अपडेट करते थे। फिर पहले तो पेपर फॉर्म में होता था, फिर हमने उसको गूगल वगैरह ज़्यादा यूज़ होने लग गया तो गूगल पे डाल के उसको शेयरिंग करी, तो दैट वेंट ऑन फॉर डेकेड्स। 3 साल पहले फिर हमने
NCDX जब वॉल्यूम शैलो हो गया और ज़्यादातर कमोडिटीज विड्रॉ कर ली, आई थिंक यू रिमेंबर दैट सडन ऑर्डर दैट केम दैट एवरीथिंग विल बी इन स्केयर ऑफ मोड एंड दीज 7 commodities are withdrawn. So that after that we still tried, like, but volume kept on getting shallower. So मेरी जो favorite commodity अगर आप बात करते हैं, that has been soybean. And अभी अब now that is gone, so new favorite is silver, I would say. अच्छा, there is a term जो अभी हमें दोबारा सुनने को मिल रही है और मुझे तकरीबन कम से कम 15 साल के बाद सुनने को मिली है दोबारा टर्म, which is commodity super cycle. तो क्या होती है commodity super cycle and are we really in a commodity super cycle? क्या symptoms होते हैं, क्या signals होते हैं जिसको देखकर ये पता लगता है कि ये commodity की super cycle है? पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये टर्म है क्या? सो सुपर साइकिल, साइकिल्स मीन्स कि जैसे ये टर्म यूज होती है इक्विटी मार्केट में भी, कि जैसे सिक्लिकल स्टॉक है, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा. सो बेसिकली ये जो क्या बोलेंगे इसको, विप्सॉ पैटर्न हो गया, ये फ्लो का पैटर्न है. दिस रेफर्स टू साइकिल्स. इकोनॉमी में भी बूम एंड बस्ट साइकिल होती है आपका. पहले रिसेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, उसके बाद वहां से रिकवरी आएगी, फिर बूम आएगा और फिर बस्ट होएगा. ये हिस्टोरिकली देखा जा रहा है, सैकड़ों सालों से ये चीज देखी जा रही है. जब आप कमोडिटी के चार्ट भी प्लॉट करोगे, कमोडिटी के चार्ट पिछले आपको मिल जाएंगे, 50 साल के आप चार्ट प्लॉट करके देखो तो आपको ये दिखेगा कि यार ये क्या हो रहा है. 7-8 साल तक चीज ऊपर गई, फिर 3-4 साल तक नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है. तो इसी तरह के जो पैटर्न जो हिस्टोरिकली हम देखते आ रहे हैं, दीज आर पॉपुलरली नोन एज साइकिल्स. सो ये इकोनॉमी भी साइकिल होती है. सो शेयर मार्केट में एक पॉपुलर है 7 ईयर साइकिल. ये इसके बाद यहाँ से मंदी आएगी. जैसे 2007 के एंड में 8 के अंदर इक्विटी मार्केट में बस्ट हुआ, अपना नीचे आया, फिर 2014 में वो हाई कटा, फिर उसके बाद वो हाई काटने के बाद नया हाई बनाया कर अच्छे से ऊपर गया, फिर ये चाहे कोविड की वजह से हुआ, उसकी वजह फिर वो टूटा, फिर बाजार नया हाई मारा. तो अब इक्विटी मार्केट भी प्लॉट करोगे तो आपको जो साइकिल है वो 5-7-8 सालों की इस तरह से दिखती है. वो ज्यादातर इकोनॉमी में भी ये देखने को मिलता है. तो कमोडिटी सुपर साइकिल एक ऐसा पीरियड हो गया, सुपर साइकिल एक ऐसा पीरियड हो गया जिसके अंदर वो कमोडिटी एक बारी ऊपर को जा रही है. बेसिकली जो बूम साइकिल है वो रेफर करती है. तो अब ये कमोडिटी की जो सुपर साइकिल होती है ना, ट्रेडिशनली 10 साल का इसका माना जाता है टेन्योर. ये 10 साल साइकिल रहती है? नहीं, 10 साल के बाद आती है. 10 साल के बाद आती है. 10 साल के बाद आती है. अब मेरा जो गोल्डन पीरियड रहा कमोडिटी ट्रेडिंग का, वो 2010 से लेके 2013 तक रहा. 2014 तक आते आता है, रिमेंबर इट स्टार्टेड फेडिंग आउट. तो क्या लेसन्स ऐसे हैं आपके जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो पिछली कमोडिटी साइकिल सुपर साइकिल से हम आज उस चीज का फायदा उठा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या पूछना चाहता हूँ, जैसे क्या आप ऐसा कोई ट्रेंड नोटिस करते हैं कि पहले गोल्ड सिल्वर चलता है, फिर क्रूड ऑयल चलता है, फिर कॉपर चलता है, या सारी कमोडिटी चलती हैं, कुछ नहीं चलती? ऐसा कोई खास ट्रेंड आप नोटिस करते हैं इसके अंदर? जनरली तो मैंने यही देखा है कि सारी कमोडिटीज अलग अलग होके भी दे शो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. अच्छा. हाँ, मतलब रिसेंटली मैं पिछले 50 सालों के चार्ट देख रहा था, क्रूड कॉपर गोल्ड सिल्वर के, इनके सबके देख रहा था. मैं देख रहा था ये क्या हो रहा है यार, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है. लाइक आप 2000 से लेके 2007 तक आप देखोगे, क्रूड वेंट अप, गोल्ड वेंट अप, सिल्वर वेंट अप एंड कॉपर वेंट अप. अब कॉपर देखो इंडस्ट्रियल आइटम है, गोल्ड तो सेफ हेवन एसेट है. सेफ हेवन एसेट है, पर वो क्यों जा रहा है ऊपर? इकोनॉमी के साथ जा रहा है, वो जा रहा है. सिल्वर उस वक्त, आज तो फिर भी इंडस्ट्रियल यूज काफी ज्यादा बढ़ गया. सिल्वर तब भी स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह थी, लेकिन वो भी ऊपर जा रही है. और क्रूड तो जो चलो इंडस्ट्रियल की एनर्जी डिमांड से आप रिलेट कर सकते हो, तो क्रूड और कॉपर का तो समझ आता है. गोल्ड और सिल्वर इतने शार्पली अब गए उन तो, पर ओवरऑल अब चारों को एक साथ देखोगे आप, एक के नीचे एक लगा के देखोगे, तो आप देखोगे यार कि पैटर्न तो काफी हद तक सेम है. अभी पिछले 2 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर गोल्ड तो 150-200% के आसपास चल गया जी. सिल्वर तो 250-300% के आसपास चल गया जी. अभी आज हम जिस दिन ये मिले हैं, हम जिस दिन ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ईरान, इजराइल और यूएस की टेंशन पीक पे हैं. तो क्रूड ऑयल का कल ही $119 का हाई लगा है. वो बात हो रहा है कि ऊपर टच करके वो वापस $84-85 के आसपास वापस आ गया है. लेकिन कॉपर की जो अपसाइड है वो सिर्फ 60-70-80% के आसपास की आई है. मेरा क्वेश्चन भी आपसे इसीलिए था कि मान लेते हैं मुझे आपसे कुछ एक इनसाइट मिल जाए कि अगर अभी तक गोल्ड चल गया है, सिल्वर चल गया है, क्रूड ऑयल चल गया है, अगर अभी कॉपर उतना नहीं चला, तो क्या मैं कॉपर में अपसाइड ढूंढना शुरू कर सकता हूं? मैं यहाँ पे आपसे रिकमेंडेशन नहीं मांग रहा कि आई मीन इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, बट अगर मुझे अपने किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम पे कॉपर में एक अपसाइड दिखती है तो मैं मान सकता हूं कि ये भी उतना नहीं चला तो इसमें भी और तेजी आ सकती है. क्या ऐसा सोचते हैं आप? देखो, इसमें 2 फैक्टर हैं चीजों के, कि आप कॉपर को गोल्ड सिल्वर जैसी चीज से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. अच्छा. जैसे क्या होता है कि एक तो जैसे कॉपर का मैंने एनालाइज करा,
कॉपर की जैसे सप्लाई भी इनफ्लेक्सिबल होती है कि आप चाहें कि कॉपर की मैं सप्लाई एकदम से बढ़ा दूं तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। जो सप्लायर जितने भी हैं, चाहे माइनर्स हैं या उनको रिफाइन करने वाले हैं, वो चाह के भी 1 साल के अंदर 2-3-4% की कैपेसिटी इंक्रीज कर पाएंगे। अच्छा, बट जो डिमांड भी इंक्रीज होती है ग्लोबली, वो भी इतनी शार्पली इंक्रीज नहीं होती। मतलब एक जो ग्रेजुअल इंक्रीज है वो तो प्राइस्ड इन होता ही ऑलरेडी कि इतनी तो इंक्रीज होनी है, इतनी सप्लाई भी इंक्रीज होनी है, वो तो विद क्योंकि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यूजेज इंक्रीज हो रहा है, तो विद इतना एक्सपेंडिंग ग्लोबल इकोनॉमी, वो तो एक चल ही रहा है आपका नॉर्मल पैटर्न। जो स्पाइक आती है ना वो इतनी शार्प नहीं आती कॉपर वगैरह में कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए आ रही है, जनरल पब्लिक ले रही है। जो इंडस्ट्रियल डिमांड होती है ना वो ग्रो करती है तो बहुत कम करती है। तो जो डेटा अल्टीमेटली प्राइस कब जाएगा, जब व्हेन लाइक डिमांड सीरियसली आउटस्ट्रिप सप्लाई, तो वो बहुत शार्पली बढ़ेगा। तो जल्दी से कॉपर वगैरह में इस तरह की चीज नहीं आती। बट ये बहुत अच्छी चीज भी है ट्रेडिंग के लिए कि आपको अगर पता है कि किसी चीज के अंदर क्या ग्रेजुअल ट्रेंड बन रहा है। अब जैसे अब हम बात कर रहे हैं तो कॉपर कहीं ना कहीं अपने आप को बेस कर रहा है, तो बेस कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग सिस्टम और समथिंग दैट यू आर फॉलोइंग, तो उसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान क्या रखते हैं, ट्रेडर है तो आपको डिसिप्लिन से करना तो चाहिए, बट ट्राई दैट यू डू नॉट मिस दैट ट्रेड, ट्राई दैट यू हैव सिग्निफिकेंट क्वांटिटी और सफिशिएंट क्वांटिटी टू प्ले आउट दैट ट्रेड। कई बार ट्रेडर्स के साथ मेरा जो सबसे बड़ी गलती रहती है ट्रेडिंग में, यार क्वांटिटी कम रह गई। सो वो चीज तो जब भी कोई ट्रेड अच्छा चल जाता है तो हमें यही लगता है कि क्वांटिटी और ज्यादा ले ली होती है हमने। तो या आई एम काइंड ऑफ रिस्क अवर्स ट्रेडर। सो मेरी मतलब मेरे को पता है एक बंदा होता है ना कि जैसे क्रिकेटर होता है, एक होता है वो फ्लैम्बॉयंट होता है कि भाई अपने को तो मारना ऐसा ही है। आई एम लाइक ना स्लो रन रेट रहती है मेरी। सो पिच पे टिके रहो, कोई बात नहीं, अच्छी बॉल थी फिर भी डॉट आया, कोई बात नहीं। तो मेरा थोड़ा सा पर्सनली ऐसे रहता है। इज देयर सम बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट यू कैन शेयर विद अस कि कोई भी अपने टर्मिनल पे कुछ 2-4 इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर यूज करके बाय या सेल सिग्नल ढूंढ पाए? बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जो भी मैंने ट्रेडिंग करी है, इट हैज बीन रिलेटिवली वेरी सिंपल बिकॉज सिंपल थिंग्स वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, एक एक बार तो बड़ी अच्छी लगती है बट वो जब तक चलती है जब तक ही चलती है। एंड सिंपल चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं लगती बट लंबी चलती है। सो मेरी स्ट्रेटजी आप दिखा सकते हैं किसी स्टॉक प्राइस पे या यस आई वुड लव टू शेयर। यस यस जरूर। सो मैं शेयर करता हूँ। तो हिमांशु जी, ट्रेडिंग सिस्टम जो है अपना एकदम सिंपल है। ये है 100 आवर मूविंग एवरेज सिस्टम। 100 आवर मूविंग एवरेज सिस्टम। ओके। तो इसके अंदर क्या खास बात है सिस्टम के अंदर कि ये मूव को जब कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग मूव आती है तो उसको जल्दी कैप्चर करने की काबिलियत रखता है। अच्छा। जैसे पिछले दिनों बुलियन के अंदर ट्रेड्स आए करे, तो इसने जब ट्रेड्स बन रहा था तो वो जल्दी कैप्चर कर लिए, और जो स्टॉप लॉस अमाउंट होता है वो जनरली छोटा रहता है। ओके। सो ये इस ट्रेडिंग सिस्टम का पॉजिटिव साइड है। आगे जो चैलेंजेस आते हैं करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक एंट्री वगैरह क्या है, उसके बाद इसको आगे डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है सर। सो अब इसके अंदर हम 100 आवर्स मूविंग एवरेज कैसे ले रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है सर। एक कमोडिटी का दिन चलता है 15 घंटे का, 9 बजे खुलती है और रात को समझ लीजिए 11:30-12 बजे तक चलती है। तो अगर आर्ली बार बनाते हैं तो आपके वो 15 बार बनाए, तो आखिरी आधे घंटे का भी या 55 मिनट का भी एक बार बनाता है। ठीक है। तो पूरे आपके 15 बार बनते हैं। 7 दिन का अगर आपका बनेगा तो 105 बनेगा। हाँ बिल्कुल। हम 100 आवर्स भी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब मैंने शुरू करा था तो 10 बजे खुलती थी बाजार। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो 14 into 7 98, सो 100 आवर्स का वो लॉजिक था कि 7 डे का हमने मूव कैप्चर करनी है। That was the basic। बट लेकिन सर मैं इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, उस समय मार्केट सैटरडे को भी खुला करती थी। हाँ, तो वो सैटरडे को 4 घंटे खुलती थी आई थिंक। सो वो मोटा मोटी, बट ठीक है, सैटरडे को मूव्स बहुत बड़े नहीं आते थे। राइट। सो आर्ली के अंदर वो 100-102 घंटे का लॉजिक मतलब ब्रॉडली वही है। हाँ बट ठीक है, 100 आवर्स वाला कांसेप्ट अगर कोई नया व्यक्ति देख रहा है तो वो भी ये भी समझे कि कोई 100 में कोई मैजिक नहीं है। इवन इफ आई हैव डन द सेम सिस्टम विद 110 और विद 90, the results would be more or less same। सर यही मैंने जो सीखा है वो ये है कि एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वही होती है जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे या किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मूविंग एवरेज पे ही अच्छे सिग्नल ना दे, वो उसके आसपास भी उतने ही अच्छे सिग्नल दे, अदरवाइज वो कर्व फिटिंग हो जाती है फिर उसके अंदर। राइट। इसके अंदर एक खास बात बताता हूँ। इनफैक्ट जब मैं भी कभी भी कोई ट्रेडिंग सिस्टम बैक टेस्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे ट्रेड करा, लेट्स से कॉपर पे करा, कॉपर पे इट वर्क्स एक्सीलेंट, सर्टेन पैरामीटर्स वर्क्स एक्सीलेंट। सो उसको चेक करने का दूसरा तरीका क्या होता है, कॉपर पे जो आपने चेक करा है वो आप निकल पे चला के देखो, वो आप जिंक पे चला के देखो। अगर रिजल्ट सिमिलर आते हैं और एक
रेंज के बीच में ही आते हैं कि चलो जैसे लेट से किसी चीज़ में आया 40% का रिटर्न, बाकी सब चीज़ों में आया 30 का रिटर्न या 45 का रिटर्न, दैट इज एक्सेप्टेबल। यस। अब आपने दूसरी कमोडिटी पे चलाया, ये तो 10% रिटर्न आ रहा है। तीसरी कमोडिटी पे चलाया, इसमें तो नेगेटिव आ गया। दूसरा फिर ये पहली ऑब्जर्वेशन हुई, तो ये यहाँ पे रेड फ्लैग्स आ जाते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या हुई, आपने जो पैरामीटर्स थे ना उसको ट्वीक करा। जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का एक एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट की समझ आए। आपने एक पर्टिकुलर क्रॉसओवर देखा, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, फिर आपने कहा यार चेंज करता हूँ, ये जो स्लो वाली है इसका ये पैरामीटर चेंज कर देता हूँ, फास्ट वाली का ये पैरामीटर चेंज कर देता हूँ। अब आपने देखो अरे ये क्या हो गया, ये तो 60 का 6 रह गया। इसका मतलब जो आपका क्रॉसओवर था वो तुक्का था। थोड़ी बहुत ट्वीकिंग, वो सिर्फ एक ट्रेड की वजह से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया होगा। वो कर्व फिटिंग बोल दो या लक बाय चांस की भाई 50 कॉम्बिनेशन है, ब्रॉडली 50 कॉम्बिनेशन है, और उसके अंदर से आपको कोई एज कुछ नहीं है, बस वो जस्ट बाय चांस ऐसा हुआ कि वो पैरामीटर काम कर गया, वो टाइम फ्रेम काम कर गया, उस कमोडिटी पे वो चीज सूट कर गई। लेट्स इमेजिन मैंने कोई भी रैंडम पैरामीटर लिया और उसको 20 कमोडिटी में चला दिया, एक दो तो उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगी। तो ये थोड़ी सी क्या स्टैटिस्टिकल जगलरी होती है। इन जब कोई भी नया ट्रेडर जब सीखता है ना चीजों को, तो उसको ये चीज समझ होनी चाहिए कि भाई ये चीज 100 आवर पे वर्क कर रही है। तो ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम अभी मैं 100 आवर्स पे करता हूँ। इन पास्ट आई हैव रन इट ऑन लेसर टाइम फ्रेम्स, क्योंकि जब मैं NCDX करता था तो उसके ट्रेडिंग आवर्स होते थे 7 आवर्स के। वो तो सिर्फ 5 बजे खत्म हो जाते थे। 7 आवर्स होते थे, तो उसमें मैंने ट्वीक करके फिर उसके अंदर हम 70 आवर्स फॉलो करा करते थे, तो उसमें 10 दिन का या 2 वीक्स का लगभग मेरा कैप्चर हो जाता था। लेकिन सर जो स्ट्रेटेजी आपकी कॉपर पे काम कर रही है वो निकल पे काम करेगी, समझ में आता है, राइट। लेकिन जो स्ट्रेटेजी आपकी कॉपर पे काम कर रही है, क्या ये जरूरी है कि वो क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों पे भी काम करे? मेरे लिए तो करिए इतने सालों में। आई एम नॉट डिवाइजिंग एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कमोडिटीज आल्सो नो? क्योंकि मैं जो समझता हूं वो ये है कि कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम पांचों ब्रॉडली साथ में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गोल्ड, सिल्वर ब्रॉडली साथ में चलते हैं। इनका कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम से खास लेना देना नहीं होता है। क्रूड ऑयल की अलग एक दुनिया है, वो कभी कभी नेचुरल गैस के साथ चल सकता है, अदरवाइज वो भी अपनी अलग दुनिया में बसता है। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है वो इन पांचों पे काम करे। हाँ, आपका जो सेटअप है वो बाकी सब पे काम कर रहा है, लेकिन जैसा आपका वो स्टेटमेंट था कि ये स्ट्रेटेजी मेरी कॉपर पे काम कर रही है तो निकल पे भी ब्रॉडली काम करनी चाहिए, लेकिन वो कोई भी रैंडम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, वो ब्रॉडली सिल्वर पे भी काम करे, ये जरूरी नहीं है, राइट? नहीं, वो मेरे केस में तो ये स्ट्रेटजीज काम करती है। रीजन बीइंग, इसके पीछे जो थ्योरी है ना वो है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके। और आइडिया ये है कि लेट योर प्रॉफिट्स रन, कट योर लॉसेस शॉर्ट। तो ये जो बेसिक थ्योरीज हैं जो सैकड़ों सालों पहले जो ट्रेडर्स दे गए कि भी आपको ट्रेंड कैप्चर करना है, वो ट्रेंड तो सब चीजों में आएगा। जिस चीज में ट्रेडिंग हो रही है उस चीज में ट्रेंड आएगा। ठीक है सर, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। तो एक बार प्लीज बताइए कि एग्जैक्टली कैसे काम करती है स्ट्रेटजी। सो सबसे पहले मैंने पैरामीटर डिस्कस करा कि हम 100 आवर की मूविंग एवरेज को बेस ले रहे हैं। ठीक है। सो मूविंग एवरेज सबको पता है क्या होती है। मूविंग एवरेज जनरली क्या बताती है आपको, कोई भी चीज अगर मूविंग एवरेज अप जा रही है, अप जा रही है इसका मतलब वो कब जाएगी अप, जब चीज का प्राइस ऊपर जा रहा होगा। राइट। ट्रेलिंग इंडिकेटर है, लेकिन साथ के साथ स्मूदन भी तो करता है ना। अगर कोई स्टॉक विपसॉ कर रहा है शार्पली, लेकिन अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं कि उसका मूवमेंट अप जा रहा है, तो आपको पता लगेगा कि नहीं ये मतलब बेसिकली मूविंग एवरेज प्लॉटिंग से आप ट्रेंड देख सकते हैं, पहली चीज तो। ठीक है। और आपने मूविंग एवरेज प्लॉट कर लिया अगर चार्ट के ऊपर, तो आप फिर वहां पे सिग्नल लेंगे। तो अभी हम चार्ट कौन सा यूज करने वाले हैं यहाँ पर? हम आर्ली पे ले 100 आवर्स मैंने बता दिया और मूविंग एवरेज बता दिया, तो मोटा मोटी हमारे जो इनपुट है वो यही है। तो ब्रॉडली 100 आवरली कैंडल पे हम 100 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। 100 मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? सिंपल मूविंग एवरेज। मतलब सिंपल और एक्सपोनेंशियल का आपको तो खैर ऑब्वियसली सब पता ही है। लाइक इक्वल वेटेज इज गिवन टू ऑल द कैंडल्स इन सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम यही मान रहे हैं। और ध्यान से देखो, हमारा कोई पीरियड बहुत लंबा नहीं है। 100 आवर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो 7 दिन का ही हमारा मूवमेंट कैप्चर हो रही है। तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट वाले को बहुत ज्यादा वेटेड देना है। अब इसमें अंदर अगर हम और कोई भी मूविंग एवरेज लेते करते हैं तो इससे हमें कोई खास एडवांटेज नहीं होने वाला। अगर हम ज्यादा अर्ली घुसेंगे ट्रेड के अंदर तो विपसॉ होने का, एग्जिट भी अर्ली हो जाएगी हमारी। हम एग्जिट आई मीन इन द सेंस की लाइक कम अच्छे ट्रेड्स या उस तरह से भी ज्यादा ट्रेड्स आने के भी चांस उतनी ही बढ़ जाते हैं अगर हम अपने इंडिकेटर को फास्ट करेंगे। जनरली जैसे ये मैंने अब 100 आवर्स करी हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं, तो अगर मैं 70 पे आता हूँ तो मेरे को क्या नुकसान होता है? मैं 5 दिन का भी तो एवरेज बना के कर सकता हूँ ना। अब क्या देखते हैं उसके अंदर कि आपके ट्रेड्स ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। अच्छा। तो इसी में मैंने ये जो है स्लाइड में यही बताने की कोशिश करी है कि कोई कहेगा जी आप ये गेन कोई कह सकता है 5 दिन का कर लो, 3 दिन का कर लो। लोग तो मिनट के चार्ट पे भी करते हैं, 5 मिनट चार्ट पे भी करते हैं। जितने ज्यादा
छोटे टाइम फ्रेम का है, जितनी छोटी एवरेज पे जाओगे उतने ज्यादा आपके एंट्रीज वगैरह आएंगे करेंगे. सो इट्स योर टेक हाउ फास्ट यू वांट टू डू. जैसे इंट्राडे भी करते ही है ना कमोडिटी में, मैंने नहीं करा, तो जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए. तो ये हम 100 पीरियड मूविंग एवरेज या 100 आवर की मूविंग एवरेज हमने जो लगाई है वो क्लोज पे लगानी है, हाई पे लगानी है या लो पे लगानी है? ये अगली स्लाइड में हम देखेंगे प्लीज सर. तो इसके अंदर इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, एक बार ये चार्ट देख लेते हैं जो इसका आपको सवाल का जवाब जो देता हूँ मैं, ठीक कि है. लो हाई या क्लोज पे लगानी है. बेसिकली हम 3 एवरेज लगा रहे हैं. क्लोज पे तो लगानी है, लो को भी इनपुट लेना है और हाई को भी इनपुट लेना है, तो आपकी बेसिकली 3 एवरेजेस बन जाएंगे. ठीक है. मूविंग एवरेज है सेम आइटम ही, एक लेकिन को वो एक बैंड बन गया हमारा. एक को हमने इनपुट दिया क्लोज का, एक को दिया हमने इनपुट लो का, एक को दिया हमने इनपुट हाई का. सो इस तरह से आपकी 3 एक तरह से बैंड बन गया. सो यही विद वी अर्लियर वी यूज्ड टू हैव वन सिंगल एवरेज बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइसेस, बट देन वी स्टार्टेड ट्वीकिंग इट्स कि हमारी एंट्रियां और ज्यादा फिल्टर आउट कैसे हो जाए. सो दैट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन द ओरिजिनल आइडिया वी डिड. तो इसमें एग्जैक्टली कहां पर बाय करते हैं और कहां पर सेल करते हैं, अब वो मैं बताता हूं आपको. सो this is our long entry rules on screen that you can see. ठीक है. So enter a buy position on next candle. When 1 hour candle closes above the 100 RMA, 1 hour candle closes above. Right. लेकिन 100 RMA कौन से वाला, हाई वाला, क्लोज वाला या लो वाला? Yes. So इस बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि हार्ड एंड फास्ट रूल की अगर बात करें तो हाई वाले, अगर लॉन्ग एंट्री लेगी तो हाई वाले के ऊपर क्लोज होने से पहले तो इनके अंदर क्या बहुत बड़ा गैप नहीं होता. इस बैंड है ना, इस नैरो बैंड होता है, बट स्टिल दैट गिव्स यू दैट सम अमाउंट ऑफ कुशन की बिना मतलब का आपको विप्सो एंट्रीज ना हो, तो हाई के ऊपर क्लोज होना प्रेफरेबल है. बट जनरली क्या होता है कि अगर आपको नॉर्मल क्लोजिंग प्राइस के बेस्ड पे जो बीच वाली लाइन जो है, बीच वाली लाइन के ऊपर भी अगर आपको क्लोजिंग आती है, एंट्री नहीं लेनी है, बट यू नीड टू बी वेरी अलर्ट. अब क्या होता है मैं बताता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा एक डिस्क्रिशनरी एलिमेंट आ जाता है. आपको उसने एक अच्छा खासा क्लोज दे दिया है नॉर्मल मूविंग एवरेज पे, ओवरऑल आप स्लोप देख रहे हैं कि यार स्मूथली अप जा रही है चीजें. अब आप अब वो मार्केट के अंदर क्या है कि आपको दिख रहा है कि वो हाई के ऊपर भी चला गया है, कैंडल रिंग में चला गया, अभी बंद होने में 45 मिनट्स है उस कैंडल के. अब आपको लग रहा है कि यार ये मेरा ऊपर भाग जाएगा 1 घंटे के अंदर. कमोडिटी में हम देखते हैं कि एक बड़ी शार्प से रन अप आते हैं बिल्कुल से, स्पेशली शाम के टाइम पे कुछ आया करा. सो यू डोंट रियली वांट टू मिस आउट ऑन दैट. सो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कैंडल क्लोज होने से पहले भी पार्शियल क्वांटिटी ले लो. अच्छा भाई, अब कमोडिटी मार्केट की अच्छी बात क्या है कि आपको हर तरह के लॉट साइजेस ऑफर कर रही है. वो पेटल भी है, मिनी भी है, माइक्रो भी कोई है. तो बात है ना, अगर आप लेट से आपकी कैपिटल अलाउ करती है आपको सिल्वर मिनी करने की, अब आप सिल्वर मिनी एक ही लॉट करने वाले हो, कोई बुराई नहीं है. सिल्वर मिनी भी आजकल तो मिनी भी बहुत बड़ा लॉट हो गया है. राइट. मिनी भी कहाँ मिनी रह गया है. सो मिनी भी मिनी नहीं रह गया था. एग्जैक्टली. तो 7-8 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा था अभी पीछे. 7-8 लाख का मार्जिन है, मार्जिन मनी. तो लॉट साइज तो उससे भी ज्यादा का है. लॉट साइज भी आप समझो कि 2.5 लाख का सिल्वर है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम 12.5-15 लाख के आसपास का बन जाता है आजकल. और पीक पे तो वो मेरे ख्याल से 20 लाख के आसपास का. सिल्वर चीज ऐसी है, जब हम 2.5 लाख बोल रहे हैं तो हमारे बोलते ही वो हाँ, वो 2,60,000 वैसे भी हो जाएगी हमारी बोलते बोलते में. सो इस तरह से मतलब आप सिल्वर मिनी करने वाले हैं तो अब कोई बात नहीं, माइक्रो ले लो, 1 लॉट ले लो, 2 लॉट ले लो, चलनी तो पैरेलल ही है उन्होंने. तो इस तरह से आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं चीज के अंदर की. मेन आइडिया क्या है, एंट्री आप छोड़ोगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के चक्कर में आप रहोगे तो रिवॉर्ड्स होएगा उतना ही ज्यादा. बेटर है कि उसका तरीका इस तरह से इम्प्रोवाइज करो आप कि आप एंट्री भी कर गए. अब इसका फायदा क्या, आप देखते हो कि अरे अरे तो हुआ नहीं, वो एक बारी तो ऊपर आया, बंद होते होते वो वापस नीचे आ गया. तब इसमें फायदा क्या है, अब आपने एंट्री ली थी, उसका स्टॉप लॉस भी तो छोटा ही है ना, बिकॉज एवरेज से आप ज्यादा दूर नहीं थे, तो अब आप एग्जिट करने में भी आसानी होगी. और ऊपर हो गया कर गया तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगी, यार चलो कोई नहीं, 40% 50% क्वांटिटी तो मैंने पहले ही ले ली थी. पर अगर आपके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अभी क्वांटिटीज को इस तरह से करने की, तो आप ठीक है, आप क्लोज का वेट करो, बी डिसिप्लिन. लाइक आई मीन बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. ये प्रैक्टिकल ट्वीक्स होते हैं जो आप एक्चुअली करते 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 थोड़ा सा आप इम्प्रोवाइज कर लेते हैं कि यार इसका क्या सोल्यूशन है, ये जो चैलेंज आता है क्लोज का वेट करना. सो टू स्पेसिफिकली आंसर योर क्वेश्चन, वी वेट फॉर इट टू क्लोज अबव द अपर बैंड ऑफ द मूविंग एवरेज व्हिच इज बेस्ड ऑन हाई और लॉन्ग एंट्री. और एग्जिट हम जब हमारी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी वहां पर हम एग्जिट करेंगे इसको. एग्जिट पे आते हैं. अभी लॉन्ग एंट्री और शॉर्ट एंट्री समझ लेते हैं. ठीक है. शॉर्ट एंट्री के लिए जब शॉर्ट वाला बैंड है उसके नीचे क्लोज आएगी, रेड कैंडल बनेगी, तो हम उसके क्लोज पे एंट्री कर लेंगे.
मतलब क्लोज होते ही आपको उसके अंदर शॉर्ट हो जाना है। आपने देखा बैंड के नीचे एंट्री आ गई, वो जब हम एग्जांपल लेंगे, चार्ट्स लेंगे तो और क्लियरली हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, हाई अपर बैंड वाले के ऊपर से क्लोज आया कैंडल का तो हम उसके अंदर लॉन्ग हो जाएंगे, लोअर बैंड वाले के नीचे कैंडल का क्लोज आया हम उसके अंदर शॉर्ट हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, मान लेते हैं कि मेरा मूविंग एवरेज का जो बैंड था वो नीचे की तरफ आ रहा था, राइट, मेरे प्राइसेस ने इस बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी, तो मुझे बाय करना है या नहीं करना? मेरे को मूविंग एवरेज के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब अगर मेरे प्राइसेस इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो मुझे ट्रेड लेना ही लेना हाँ, है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि मूविंग एवरेज नीचे आ रही है और आपका प्राइस ऊपर घूम रहा है, सो बॉटमिंग आउट भी तो होता है कमोडिटी के राइट अंदर राइट राइट। कि यार ये यहाँ से नीचे से घूम रहा है, और उस वक्त कई बार तो इतनी अच्छी एंट्रीज आती हैं और प्राइस आपका पहले भाग लेता है और फिर उसके बाद मूविंग एवरेज कहती है अच्छा 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 मेरे को तो घूमना है, और वो प्राइस के पीछे चल पड़ती है। सर अगर ये ट्रेड मेरा शाम को 6 बजे आता है जब यूएस मार्केट में एक मेजर मूवमेंट चल रही है, तो आप उस टाइम को कंसिडर करते हैं या फिर जिस मर्जी टाइम पे है मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्राइसेस इसके ऊपर जाने चाहिए मैं बाय कर लूंगा? एनी टाइम ऑफ द डे, क्योंकि शाम को जैसे 6 बजे नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आता है, बिल्कुल। तो आप फंडामेंटल ट्रैक करते हैं कमोडिटी मार्केट के? नहीं सर, फंडामेंटल ट्रैक नहीं करने होते जैसे अपने को। नॉन फार्म पेरोल्स हो गया, Yes, इन्फ्लेशन yes. हो So, गया। वो क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एक बारी पहले भी मेरे सामने आया था कि भी आप कैसे करते हैं इन डाटा वगैरह को। तो आपके पास सर इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी लेते हैं। आपके पास में आया है कि जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आया या इस तरह का डाटा आया, या इन्वेंट्री का डाटा आता है, क्रूड की इन्वेंट्री का डाटा आता है। सो अब सर वो डाटा आया, इसमें 2-3 फैक्टर होते हैं। एक्चुअल डाटा ये आया, एक्सपेक्टेड ये था, प्रीवियस ये था। अब उसका सर आपको क्या पता मार्केट ने कितना प्राइस इन कर रखा था, मार्केट कितनी इन्वेंट्री एक्सपेक्ट कर रहा था, कितनी इन्वेंट्री एक्चुअली आई है, उस नंबर से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। भाई मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी किसी को नहीं पता, मार्केट का रिएक्शन भी किसी को नहीं पता। सो इवन इफ यू आर गुड एनालिस्ट ऑफ नंबर, यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, अब आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, तो नंबर्स को नहीं देखना, आपको इतना पता होना चाहिए इस टाइम पे मेरा ये डाटा आएगा एंड आई शुड बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट माय पोजीशंस कि एकदम से क्या आने वाला है। आप अपने स्टॉप लॉसेस या हैं तो कम से कम स्क्रीन के सामने रहो, अपना ट्रेड्स का ध्यान रखो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन लुकिंग एट नंबर्स इटसेल्फ। सो मेरे साथ क्या होता है, मेरे को ये सब पता है कि डाटा कब आना है, ये संभलने का टाइम है, पर मेरे को ये नहीं पता कि नंबर क्या आया, उससे नंबर से मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो आप सिर्फ अपने चार्ट्स को देखते हैं और चार्ट्स में अगर बाई सिग्नल आए तो बाई कर लेते हैं, सेल आए तो सेल कर लेते हैं। सर यहाँ पर देयर आर अराउंड 30 कमोडिटीज जो आपने बोला कि आप ट्रेड करते हैं, चलो 30 नहीं 20 थे, हाँ 20 कमोडिटीज होंगी आज की डेट में भी, क्योंकि 9 तो एमसीएक्स पे हैं, राइट, और एनसीडीएक्स पे कुछ 2-3 कमोडिटीज तो होंगी जो आप जिसको आप अभी ट्रेड करते होगे, राइट। तो इन सारी कमोडिटीज के अंदर रोज किसी ना किसी में बाई या सेल सिग्नल आता होगा आपका, तो आपकी हर समय किसी ना किसी में पोजीशन चल रही होती है या सब में पोजीशन चल रही होती है आपकी? नहीं, सब में नहीं चल रही होती, एवरी टाइम देयर आर सिग्नल्स। सो इस एवरेज वाले सिस्टम में भी यू आर नॉट लॉन्ग और शॉर्ट एवरी टाइम। सो आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंस, व्हाई यू आर नॉट लॉन्ग एंड शॉर्ट एवरी टाइम इन दिस सिस्टम। मतलब इसमें भी सिलेक्टिव एंट्रीज ही आती हैं। कैसे, मतलब मैं जो सोच पा रहा हूँ, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आई विल शो यू विद द एग्जांपल्स। सो सबसे पहले हमने इसमें सर एक डाटा का पॉइंट मैं मिस कर जाऊंगा, वो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ बिफोर मूविंग अहेड। अब सर आजकल एआई का ज़माना है, ऑटोमेशन का ज़माना है। लोगों ने ऐसे ऐसे टूल्स बना लिए हैं जो बड़े फंड हाउसेस, बड़े प्लेयर हैं, एफआईएस वगैरह, वो सर कोई डाटा आता है, डाटा रिलीज होता है, कोई भी फास्टेस्ट इंसान क्या कर सकता है, मेरे सामने आपने पेपर लिया, मैं उसको पढ़ूंगा, पढ़ते उसको डिसाइफर करूंगा, डिसाइफर करते ही मैं कहूंगा ओके बाय बाय सेल, मैं चिल्लाऊंगा, मैंने कर भी नहीं रहा, मेरे को मेरी बात सुन के कोई रिएक्ट करेगा। इन सब चीज़ों के अंदर 30 सेकेंड्स लग जाएंगे ना, 20 सेकेंड्स लग जाएंगे। बट मैंने क्या कर रखा है, एआई को पहले ही बता रखा है, या मैंने अपने ऑटोमेशन सिस्टम को ऐसे ही बता रखा है कि अगर ये रेंज में आया डाटा तो ये कर लेना, ये रेंज में आए तो ये कर लेना, ये कर लेना। मशीन ही खुद पढ़ रही है और मशीन ही पंच कर रही है, उसमें सब कितना लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, विद इन 1 सेकंड आ जाएगा। तो सर होता क्या है, डाटा रिलीज वगैरह जब ये जो आते हैं ना, आप तो पढ़ रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, प्रीवियस वाले से कंपेयर कर रहे हो, और सब चीज़ों का एनालिसिस करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। फिर एक इंडिविजुअल बंदा तो पंच भी खुद ही करेगा, उसके लिए कोई ऐसे टीम, वो सब करने में उसको 1-2-3 मिनट लग जाएंगे। राइट। तब तक तो मशीन वालों ने सारा काम ही प्ले आउट कर लिया होता है। सो आप लगर्ड हो उस केस में। तो ऐसे टाइम में एज ए रिटेल ट्रेडर आपका सबसे बढ़िया तरीका यही है, थोड़ा संभल के रहो। एकदम से ये नहीं है कि भैया मैंने तो ये इसी टाइम पे एंट्री लेनी है, भी आप समझो उस वक्त विप्सो ब्लिप्स जो आती करती हैं उनसे थोड़ा सा संभल के रहो। क्वांटिटी अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरी ज़्यादा है तो आप हल्की करके चल सकते हो, या एंट्री करनी है तो लेट मार्केट सेटल डाउन,
कई बार हो सकता है एंट्री मिस हो जाएगी आपकी या एंट्री डिलेड हो जाएगी, बट ज़्यादातर केसेस में आप अपने आप को लॉस से बचाओगे, क्योंकि उसके अंदर बड़ी शार्पली मूव्स आती हैं और आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलती नहीं है। तो ये डाटा को मैं इस तरह से देखता हूँ कि डाटा की समझ होनी चाहिए आपको, बात किसकी हो रही है भी समझ होनी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं उसको आपको ट्रेडिंग का पार्ट हो आपकी। परफेक्ट सर, मैं वो समझना चाहूँगा कि कैसे मेरे सारे ट्रेड्स एक साथ नहीं चल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल क्योंकि कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम पांचों अगर मेरे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं तो मेरी 5 पोजीशन ये वाली हो जाएगी। ऐसे ही गोल्ड सिल्वर मान लो नीचे चल रहे हैं तो मेरी 2 पोजीशन ये वाली हो जाएंगी। तो हर समय 10-15 ट्रेड्स नहीं होंगे मेरे क्या? नहीं, आई टेल यू हाउ। श्योर। सो इसके अंदर एग्जिट की मैंने बात करी, तो एग्जिट में जो आपने पहले भी इसका जिक्र करा था, ऑब्वियसली व्हेन इट क्लोजेस अबव द एवरेज, सो वो रिवर्स हो जाएगा बेसिकली। अगर क्लोज आपकी लेट्स से लॉन्ग एंट्री थी, लॉन्ग एंट्री के अंदर आपने एंट्री कब ली? जब अपर बैंड के ऊपर क्लोज आया। इसी तरह से जब लोअर बैंड के नीचे क्लोज आएगा तो आपका स्टॉप हो जाएगा नेसेसरीली। लेकिन साथ में शॉर्ट सेल भी तो हो जाएगा। साथ में शॉर्ट सेल भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये तो सिचुएशन है। उसके अलावा इसके अंदर एक एग्जिट और भी है। अच्छा। हाँ, वो मेन एग्जिट होता है ज्यादातर केसेस में। ओके। अब ये एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। सर अब देखो, मेरा कर्सर देख पा रहे हैं? हाँ। तो सर ये यहाँ पे जो एंट्री ली है हमने, ये बिग रेड कैंडल जो शुरू में यहाँ पे बन रही है, ठीक है। आपकी एंट्री इसके अंदर थ्योरेटिकली तो यहाँ पे आनी चाहिए आखिर में, बिल्कुल। बट लेट से एंट्री एक बारी के लिए फॉर अजम्पशन की एंट्री आपकी कहीं पे हो गई है 1240 रुपए के आसपास हमारी शॉर्ट सेल 1220 के 30 के 40 के आसपास आपकी कहीं पे हो, इतनी ऊपर भी मत जाओ, 1220 पे मान लेते हैं, मतलब सेंटर ऑफ द कैंडल के अराउंड आपकी एंट्री हो गई। ठीक है। अब सर यहाँ से ये नीचे जा रहा है, तो इसके अंदर मेरे को जो एग्जिट लेना होता है ना, वो रिट्रेसमेंट का एग्जिट लेना होता है। अच्छा। कि मेरा यहाँ से नीचे से आ गया। सर इमेजिन करो कोई कॉपर का अभी चल रहा है, तो कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर में आपने आर्ली कैंडल के बेसिस पे एंट्री ली और कॉपर अगले 1-2 दिनों में ही वो टूटता चला गया, लाइक बढ़ ही नहीं रहा जल्दी से, वो टूट गया। और उसके बाद वो 1100 पे एंट्री आई, 1000 पे बॉटम आउट होके वो वापस घूमने लग गया। आपकी एवरेज तो अभी 1060 पे ऊपर चल रही है। आप बैठे रहेंगे, आपका M to M डिप्लीट होता रहेगा, आपका जो पॉकेट में पैसा आया वो आप पूरा टेबल पे रख देंगे क्या वापस? मैंने इनिशियली तो 10 रुपए का एसएल लिया, प्रॉफिट बुक करूंगा मैं उसके अंदर। प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसका प्रॉफिट बुक करने का, पर आप अगर आप ट्रेंड के अंदर आप टारगेट कर लेंगे कभी तो बड़ा प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे। अब सर जैसे सिल्वर में अभी बहुत अच्छी मूव्स आई, सिल्वर में मैं सोचता कि यार बस 1,50,000 पे लॉन्ग हुआ हूँ और 1,60,000 पे या 55,000 पे बुक कर लेता हूँ, तो आप 2 लाख तो कभी नहीं देख पाएंगे, फिर तो आप देखते रहेंगे सिल्वर ऊपर जा रही है। मैंने 1.5 लाख पे बाय किया। हाँ। 1.60 हो गया, 1.70 हो गया, 2 हो गया, 2.25 हो गया, 4 हो गया, 4.25 हो गया, तो मुझे प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है इसके अंदर? इसके अंदर सर जब वो वापसी आता है, हाँ, तब आपका बुक होता है। जब वो वापस आता है, लेकिन मेरा मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। तो वो कितना वापस आता है उसके लिए हम लेते हैं 2 ATR का स्टॉप। अच्छा, ओके। इसके अंदर 2 ATR का स्टॉप लिया जाता है। ओके। सो आर्ली बेसिस पे 2 ATR का आप स्टॉप लेते हैं, और जब 2 ATR से वो रिट्रेस करता है चीज प्राइस का, तो आप इसके अंदर कर लेते हैं। यू मीन टू से अगर मेरे ATR की वैल्यू मान लेते हैं सिल्वर के अंदर 10,000 पे चल रही है, नहीं आर्ली में इतनी नहीं चलेगी सर, आर्ली में इट विल बी लाइक 2,000 और समथिंग लाइक, लेट्स से 2,000 रुपीज मान लेते हैं। तो जब वो अपने टॉप से 4,000 पे रिवर्स नीचे आ जाता है, हाँ, तो लॉन्ग एंट्री मेरी कट जाएगी, लॉन्ग एंट्री में, और शॉर्ट से तीसरे से 4,000 बढ़ गया तो मेरी शॉर्ट एंट्री कट जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1,50,000 में बाय किया, और जब वो ऊपर चला गया 1,60,000 के बाद या 1,70,000 के बाद वो 4,000 पे नीचे आया, 1,66,000 में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर मुझे, लेकिन अभी भी वो अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, तो क्या मुझे दोबारा बाय करना है यहाँ पर? अब वो अगर अपना हाई ब्रीच करता है तो सर हम दोबारा जनरली बाय नहीं करते हैं। ओके सर इस केस में वही मैं दिखाना चाह रहा था, इसी एग्जांपल पे वापस आते हैं। ये यहाँ पे आई डोंट नो, हियर आई डोंट हैव दिस ATR, बट जनरली इस ट्रेड के अंदर यहाँ पे मेरा, यहाँ पर हमारा शॉर्ट पोजीशन एग्जिट हो गई है, शॉर्ट पोजीशन एग्जिट हो जाएगी इसके ठीक अंदर, है, शॉर्ट पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे को रिमोर्स रखना पड़ेगा, ये मेरी सारी मूव मिस हो जाएगी इस केस में। ओके। इससे बचने का भी एक तरीका होता है जो मैं फॉलो करता हूँ, बट देन अगेन इट्स नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी। हम क्या करते हैं, मैंने 2 ATR का जो एग्जांपल दिया, आई वुड जनरली एग्जिट इन मल्टीपल्स लाइक 1.5 ATR, 2 ATR, 2.5 ATR, 3 ATR। तो इस तरह से मेरी पूरी क्वांटिटी एग्जिट होने में वो 3 ATR तक आ जाएगा। एवरेज लगभग वही आएगी, 1.5 से शुरू हुआ और 3 ATR तक हुआ। तो उसमें क्या होता है, छोटी मूव्स में मेरी छोटी क्वांटिटी बुक हो जाती है छोटे रिट्रेसमेंट में, पर अगर 3 ATR आते आते मतलब सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट हो गई, 3 ATR
आर्ली ATR 3 ATR लगभग वो 3 into आर्ली ATR वो लगभग डेली के ATR को रिप्रेजेंट कर देगा। तो यानी अगर इतनी बड़ी मूव्स मेरे अगेंस्ट आ गई है तो इसका मतलब ये है कि बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो आप अपना जो आपको मिल रहा है पैसा या तो वो लेके निकल जाओ, नहीं तो आपका लॉस तो कहीं तो डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो इस केस में आप ऐसा नहीं करते कि मार्केट जैसे ही फिर दोबारा लो ब्रेक करती है, जो नीचे से रिवर्स होना शुरू हुआ था, वहां पर हम दोबारा से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लें? सर उसके लिए मेरे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज रहती हैं, तो इसी स्ट्रेटजीज को मैं स्टैंड अलोन यूज करूं तो वो मेरे कॉम्बिनेशन में तो वर्क करता है, बट इसके अंदर आई वुड बेटर स्टे आउट ऑफ दैट ट्रेड। ओके सर, आप अभी हमारी ऑफ कैमरा जब डिस्कशन हो रही थी तो आपने बताया था कि यू हैव लॉन्च्ड वन कोर्स ऑन कमोडिटीज ऑन अपसर्च प्लेटफॉर्म। यस सर। उसमें हमने क्या क्या चीजें कवर करी है? उसके अंदर अगेन हमने गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और कॉपर के अंदर ट्रेडिंग कैसे करें। Okay. तो उसके अंदर बहुत सिंपल टूल्स मैंने यूज करे हैं। सिंपल टूल्स यूज करके कैसे प्री डिफाइंड एंट्री और एग्जिट्स आपके गिवन हो, उनके बेसिस के ऊपर कोई भी आसानी से ट्रेड ले सकता है विद प्रॉपर रिस्क कंट्रोल। वो मैंने उसके अंदर डिटेल में बताया है विद लाइव एग्जांपल्स एंड विद लॉट ऑफ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। तो जितने भी लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं कमोडिटी मार्केट में, जो इस सुपर साइकिल का, कमोडिटी सुपर साइकिल का पार्ट बनना चाहते हैं, डू यू सजेस्ट कि वो कोर्स उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा? एग्जैक्टली तो उसको क्या है, मैंने बिगिनर्स को टाइम दिमाग में रख के ही उसको करा हुआ है ये कि भाई कोई नया भी बंदा, रिलेटिवली नया बंदा है, वो भी कर पाए। और जो स्ट्रेटजी शेयर करी है वो काफ़ी सिंपल है, जो कि कोई भी व्यक्ति आई थिंक आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकता है विदाउट उसकी लर्निंग का उसके अंदर काफ़ी छोटी हो जाएगी और ईजी टू लर्न। जिनको ना कमोडिटी मार्केट के फंडामेंटल्स मालूम है ना टेक्निकल एनालिसिस आता है, वो दोनों वो सारा उसके अंदर हमने कवर करा है। जो फंडामेंटल्स है ना, तो मैंने बेसिकली कोर्स के अंदर एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन फंडामेंटल्स पे कवर किया गया है कि ये चारों कमोडिटीज जो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड एंड कॉपर का नाम ले रहे हैं, उन चारों को ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया है कि जैसे उनको ये हो जाएगा, एक क्रैश कोर्स हो गया मेरा चारों कमोडिटीज के अंदर। ओके, ग्रेट। राइट। So thank you so much अमित जी, it was a wonderful interaction with you and I am very sure कि जितनी भी सिंपल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा लंबे पीरियड तक काम करती है, और ठीक उस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटजीज भी डिफाइन करी हुई हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमोडिटी मार्केट में भी अपनी नई जर्नी स्टार्ट करी है, उनके लिए ये कोर्स डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो इटसेल्फ भी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच अमित जी फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम श्योर अगर आप कमोडिटी मार्केट के बिगिनर हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अमित जी के कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, स्पेशली अगर आप अपनी कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ईरान, इजराइल, यूएस का वॉर अपनी पीक के आसपास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर की रैली आपने ऑलरेडी देखी है। कॉपर अभी फिलहाल यहां पर नीचे के लेवल पे सेटल हो रहा है। तो एज पर अमित जी, यहां पर कमोडिटी मार्केट की सुपर साइकिल में हम हैं। यहां पर कोई व्यू शेयर करने का इरादा नहीं है, लेकिन कमोडिटी, इफ कमोडिटी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, देन यू कैन डेफिनेटली बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग। सो प्लीज मेक श्योर आपके इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं, इसको लेकर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई थॉट है, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इस स्ट्रेटजी को लेकर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। वी विल मेक श्योर कि अमित जी से हम टाइम लेकर आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कराएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जाने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।